हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि यूनिट 3 का एक और लेक्चर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। तो जो आज हमारा चैप्टर है वो है सॉलिड स्टेट। तो बहुत बेसिक चैप्टर है, बहुत बेसिक सी चीज़ें हमें इसके बारे में समझनी है और यहाँ से सवाल आएगा। अगर आप लोगों ने वीडियो देख ली है, मतलब आप देख लेंगे जब, तो डेफिनेटली मतलब मुझे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कि अगर यहाँ से सवाल पूछा जा रहा है तो डेफिनेटली आप वो एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। और बहुत छोटा वीडियो है, लेक्चर आप लोगों ने देख ही लिया होगा, लेंथ है ना, बट मैं तो अभी बनाने से पहले की बात कर रहा हूँ। बट सारी चीज़ें मैंने समराइज कर दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉलिड स्टेट के बारे में हम बात करेंगे, सॉलिड स्टेट, और आप इसकी स्पीड बढ़ा के देख लेंगे तो ये और जल्दी कवर हो जाएगा। सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट की अगर हम बात करें, जो कि मैंने काफ़ी ख़राब लिखा है, तो अभी ये सब चीज़ें देखने का टाइम है भी नहीं और तुम्हें सुनना पसंद है भी नहीं, ठीक है। तो बात करते हैं वॉइड्स की। वॉइड्स क्या होता है? स्पेस बिटवीन दी एटम्स। तो कितने टाइप्स की होती है वो हमें समझना है। तो पहली वॉइड होती है हमारे पास ट्रायंगुलर वॉइड। ऐसी वॉइड जो 3 एटम से मिलके बने उसे बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड। तो ये देखिए, अब इसके बीच में जो ये खाली जगह बची है ना, इस वॉइड को कहा जा रहा है ट्रायंगुलर वॉइड, क्योंकि ये जिनसे मिलके बनी है उन एटम्स को अगर आप कनेक्ट करें तो बनता है एक ट्रायंगल, इसलिए इस वॉइड का नाम पड़ गया ट्रायंगुलर वॉइड। क्लियर है? दूसरा होता है हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री सभी लोग जानते हैं कि 3 एटम तो आपके एक प्लेन में होंगे, मतलब एक ट्रायंगल बना रहे होंगे, और एक एटम जो होगा इनके ऊपर रखा होगा। तो एक एटम इसके ऊपर रखा होगा, तो पीछे आप देख सकते हैं फिर भी खाली स्पेस तो बचेगा। तो इस वॉइड को क्या कहा जाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड कहा जाता है, जो 4 एटम से मिलके बनेगी, ठीक है। उसके बाद होती है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ऑक्टा में आप ये गड़बड़ मत करना कि सर 8 एटम से मिलके बनेगी। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बनती है वो 6 एटम से मिलके बनती है। तो 4 एटम एक ही प्लेन में होंगे, मतलब आपकी कॉपी में है, एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे, फिर भी बीच में जो स्पेस बचेगा, ठीक है, उस स्पेस को ही क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहा गया है, राइट। फिर लास्ट वॉइड आती है क्यूबिकल वॉइड। इससे क्या सवाल आ सकता है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। क्यूबिकल वॉइड, क्यूबिकल वॉइड, क्यूब बनता है 8 एटम से, 4 ऊपर 4 नीचे। जैसे आप कमरे में बैठे हैं, वो क्यूब है, तो 4 कॉर्नर ऊपर हैं और 4 कॉर्नर नीचे हैं, तब जाके वो एक क्यूब बना है। तो ये देखिए 4 कॉर्नर ये छत वाले बना दिए मैंने आपके, हाँ देख लो, ऊपर देख लो, दिख गए। अब 4 कॉर्नर ज़मीन पे हैं, तो ये 4 वो हो गए। तो जो बीच में स्पेस बचेगा वो वॉइड कौन सी वॉइड कहलाएगी? क्यूबिकल वॉइड। सवाल क्या है? सवाल यह है कि अगर आपसे कहा जाए इफ़ Na पॉजिटिव is present, if Na positive is present in octahedral void, अगर Na पॉजिटिव जो है वो ऑक्टाहेड्रल में प्रेजेंट है, देन फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता है कि कोई एटम किसी को कितने एटम टच कर रहा है। जैसे 3 लोग एक सोफे में बैठे हैं और बीच वाले बंदे के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मैं पूछूंगा कि बीच वाले बंदे का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आप बोलोगे 2, यानी कि उसको कितने लोग टच कर रहे हैं। अगर कोई बंदा किस में बैठता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, यानी कि यहाँ बैठा है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर अगर आपका Na पॉजिटिव है तो उसे कितने एटम टच करने वाले हैं? 6। तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। अगर कोई क्यूबिकल वॉइड में बैठा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 8। अगर कोई टेट्राहेड्रल वॉइड में बैठा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। अगर कोई ट्रायंगुलर वॉइड में बैठा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 3। तो बस यही सवाल है कि आपको पता होने चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर, और आपको बताया जाएगा कि ये एटम इस वॉइड में प्रेजेंट है, तो बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। होपफुली आप आंसर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का कोर है, ठीक है। हमारे पास कई तरह के यूनिट सेल होते हैं, ठीक है। बेसिकली हम इनको ब्रेवियस लैटिस कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होते हैं,
वो होते हैं कितने टाइप के? 7 टाइप के। जैसे क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, हेक्सागोनल होता है, तो 7 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। उन 7 स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग पॉसिबिलिटीज होती है, जिन्हें कहा जाता है ब्रेवियस लैटिस। क्या कहते हैं? ब्रेवियस लैटिस। तो ये टोटल कितने टाइप के अरेंजमेंट बन जाते हैं? इन 7 के अंदर टोटल 14 अरेंजमेंट बन जाते हैं। ठीक है, याद करना भी इजी है। टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम कितने? 7। ओरल करने वाले आंसर है, याद करने वाले। ब्रेवियस लैटिस कितने होते हैं? 14। अब जो अलग अलग टाइप के क्रिस्टल होते हैं, क्यूब वाले, हम उसमें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, SCC। एक इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी है। दूसरा है BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और तीसरा होता है हमारे पास FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। एक और होती है हेक्सागोनल, उसकी ज़रूरत नहीं है बट। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिट सेल है। अब क्या क्या बातें आपको इनके लिए ध्यान रखनी है? पहली बात तो हम इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो स्ट्रक्चर होता है, आप एक क्यूब इसमें बनाएंगे। क्यूब के हर एक कॉर्नर पे आपने एक एटम रखना है। ऐसे ही एक क्यूब यहाँ भी बना लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, क्यूब बना रहा हूँ मैं। ऐसे ही आप एक क्यूब यहाँ बना लेंगे। तो आपने ये 3 क्यूब बना लिए हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल तब कहा जाएगा जब एटम सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट हो? क्यूब के कॉर्नर पे, यानी कि जिस कमरे में आप बैठे हैं, ऊपर के 4 कोनों में और नीचे के 4 कोनों में अगर एटम प्रेजेंट है तो उसे बोला जाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अगर 4 कॉर्नर के अलावा बीच में, कमरे के बिल्कुल बीच में, हवा में, यानी कि एक और एटम प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्या होता है? हर एक कॉर्नर पे तो है और हर एक फेस पे भी है। आपके कमरे में कितने फेस हैं? तो हर क्यूब में 6 फेस होते हैं। ठीक है, एक छत हो गई, एक नीचे जमीन हो गई, 2, एक आपके राइट, एक आपके लेफ्ट, एक आपके सामने और एक आपके पीछे। तो ये हो गई छत और ये हो गई जमीन। ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, ये हो गया फ्रंट और ये हो गया बैक। तो कितने फेस हैं? 6। तो हर एक फेस पे भी होगा और हर एक कॉर्नर पे भी, तो बोलेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर हो इतनी बात? अब ये जो कोने पे रखा हुआ एटम है, अपने कमरे में देखो, जो वो कोना है ना, उसमें अगर तुम एक बॉल रख देते हो तो वो कितने कमरों में मिल सकती है आपको? कितने कमरों में कॉमन होगी? तो उस कॉर्नर को कॉमन रख के आप 4 कमरे तो नीचे बना सकते हैं और 4 उसके ऊपर भी बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए आपके कमरे में जो उसका पार्ट आएगा, सिर्फ कितना आएगा? 1/8। तो याद रखेंगे, कॉर्नर पे रखे एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। सभी जगह वही होगा, 1/8। तो कॉर्नर वाले एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन हमेशा कितना होगा? 1/8। अब इसमें निकालते हैं हम Z, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर मैं आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाने के लिए कहता हूं तो तुम्हें कितनी बॉल्स, यानी कि कितने एटम चाहिए होंगे? तो 8 आंसर नहीं करेंगे आप, कहेंगे सर हमें तो 8 नहीं, उसका तो 1/8 चाहिए होता है। कितने 1/8 चाहिए? 8। तो टोटल पार्टिकल एक ही बॉल चाहिए, उसके 8 पीस करके आप कोने कोने में लगा दोगे। यहाँ काउंट करते हैं Z। तो 1/8 इंटू 8 तो यहाँ भी चलेगा, कॉर्नर पे तो यहाँ भी है, तो एक तो यहीं से आ जाएगा। एक बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, तो वो पूरा एटम आपका सेंटर से आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा टोटल? 2। फिर यहाँ Z निकालते हैं, तो 1/8 इंटू 8 तो आ ही जाएगा। कितने फेस हैं? 6। अब इमेजिन करो, एक बॉल लो और अपने कमरे के बिल्कुल छत में लगा दो, बीचों बीच। तो वो कितनी जगह कॉमन होगा? एक आपके कमरे में दिखाई देगा, एक आपके कमरे के ऊपर वाले कमरे में दिखाई देगा। तो कितनी जगह शेयर होता है? 2 जगह। तो वैल्यू कितनी आ गई इसके लिए? 4। तो ये डायरेक्ट आपने याद करके जाने हैं, कंट्रीब्यूशन भी याद करके जाने हैं। ठीक है, तो ये कहानी हुई नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। उसके बाद आती है पैकिंग एफिशिएंसी। अच्छा, पैकिंग एफिशिएंसी पहले ए और आर में रिलेशन। यहाँ पे जो एटम होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे क्लोज होते हैं। तो ए होते ही साइड, क्यूब की साइड, और आर है इस गोले की रेडियस, जो ये स्फीयर होता है इसकी रेडियस। तो यहाँ पे रिलेशन होता है ए इज इक्वल टू 2r। यहाँ रिलेशन होता है 4r इज इक्वल टू a√3। और यहाँ पे रिलेशन होता है 4r इज इक्वल टू a√2। कैसे आता है, क्यों आता है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात हो गई। उसके बाद आती है पैकिंग एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है कि अगर तुमने सारे एटम कोने में रखे, टोटल कितना अवेलेबल जगह थी और आपने कितनी ऑक्यूपाई की। जैसे मैंने आपको एक
एक मैंने सोफ़ा आपको बैठने के लिए दिया, तो सोफ़े का 100% स्पेस तो आप ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। जब आप उसमें बैठेंगे या चाहे लेटेंगे तो कुछ ना कुछ खाली जगह बच जाएगी। तो बात यह है कि उस सोफ़े का कितना स्पेस तुम ऑक्यूपाई कर पाते हो गिवन स्पेस में से, ठीक है? उसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52.4, यानी कि मैंने तुम्हें 100% जगह दी थी, उसका सिर्फ 50% तुम यूज़ कर पाए हो अपने लिए, और बाकी 50 जो है वो खाली जगह है, ठीक है? ऐसी इसकी पैकिंग एफिशिएंसी थोड़ी ज़्यादा होती है। 68% जगह एटम यहाँ पर घेर लेते हैं, यहाँ पे एटम और ज़्यादा जगह घेरते हैं और वो होता है 74%। पेपर में ध्यान रखना, पूछा जा रहा है क्या, स्पेस ऑक्यूपाई किया गया वो पूछा जा रहा है या फ्री स्पेस पूछा जा रहा है। अगर फ्री स्पेस पूछेंगे तो माइनस कर लोगे, 100 माइनस 52 कर लोगे, ऐसे यहाँ 68 माइनस में से कर लोगे, ठीक है? ये बात समझ में आई आपको? उसके बाद लास्ट आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर पे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो हमारे पास जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारे पास 6 और 6। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको होता है आपके पास, वो आपने ध्यान रखना है कितना होता है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अगर यहाँ पे आप बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, बीसीसी में बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8 होता है। यहाँ पे अगर आप बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की तो कितना होता है, 12 होता है, ठीक है? बात समझ में आई? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है, इस अरेंजमेंट के अंदर एक एटम कितने अदर एटम से जुड़ा होता है। तो पहले वाले में एक एटम 6 एटम से घिरा होता है, दूसरे वाले में एक एटम 8 एटम से घिरा होता है, लास्ट वाले में 12 से। याद करना पड़ेगा, अगर मैं अरेंजमेंट से दिखाने लगा तो फिर 1 घंटे की क्लास तो इनके अरेंजमेंट दिखाने में ही चली जाएगी। तो ये आप लोगों ने डेटा याद करना है। क्या याद रखना है? नाम याद रखना है, कंट्रीब्यूशन याद रखना है, जेड याद रखना है, ए और आर में रिलेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जेड और पैकिंग एफिशिएंसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई बात समझ में? अब एफसीसी के लिए एक फॉर्मूला होता है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है, ठीक है, ट्वाइस होती हैं टेट्राहेड्रल के, ठीक है? और ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है वो किसके बराबर होती है, जेड के बराबर होती है, ठीक है? क्या कहा मैंने? देखो, जो मैं पूछूंगा आपसे कि एफसीसी के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी है, आप बोलोगे जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, यानी कि मैंने कहा 4 पार्टिकल, आप बोलोगे ठीक है 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मैं पूछता हूँ टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी है, तो आप बोलोगे 8 है, यानी कि उसकी 2 गुनी है, ठीक है? तो ये फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, मैं दिखाऊंगा इसके क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, डोंट वरी। तो ये कहानी है। उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी फॉर्मूला। डेंसिटी फॉर्मूला, तो डेंसिटी फॉर्मूले को हम दिखाते हैं रो से। ये होता है जेड एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। नोटेशन की बात करें तो ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, रो। जेड है यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल जो अभी हम देख रहे थे, ठीक है, जो हम कैलकुलेट कर रहे थे अभी। फॉर्मूला पहचानने के लिए आ सकता है बस, या उनमें किसको क्या नोटेशन दिया गया है। ए होता है आपकी एज लेंथ, और एन ए होता है एवोगैड्रो नंबर, एम होता है मोलर मास, ठीक है, लिख सकते हैं आप ये चीज़ें। फिर आता है रेडियस रेशियो रूल। लास्ट बार जो एग्जाम हुआ था उससे पहले वाले में यहाँ से एक सवाल है, रेडियस रेशियो रूल बहुत सिंपल है, बस कुछ डेटा हमें याद रखना होता है। रेडियस रेशियो रूल, तो रेडियस रेशियो रूल क्या बताता है, कैटायंस और एनायंस का रेशियो, यानी कि अगर आर पॉजिटिव, मतलब जैसे एन ए पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव का जब तुमने रेशियो निकाला, अगर वो 0 से ज़्यादा है और 0.155 के बराबर आए या उससे कम आए, तो उस टाइम पे आप बोलेंगे जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, लीनियर होगी, यानी कि एक लाइन में लगे होंगे एटम ऐसे। अगर हमारे पास वैल्यू जो है वो 0.155 से ज़्यादा है, इक्वल में तो लीनियर हो जाएगा, अगर उससे ज़्यादा है, सॉरी हाँ उससे ज़्यादा है, और कम या फिर उसके बराबर किसके, 0.225, तो ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्रायंगुलर होती है। समझ रहे हो आप? अभी समझाते हैं। और 0.225 से ज़्यादा और बराबर हो या फिर उससे कम हो किसके, 0.414, तो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। अगर वैल्यू 0.14414 से बड़ी हो, आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव, और बराबर हो या कम हो 0.732,
तो वैल्यू होती है आपकी ऑक्टाहेड्रल। अब सवाल किस तरीके से होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि R पॉजिटिव R नेगेटिव का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 0.414, तो आप कहेंगे इसका आंसर क्या है फिर टेट्राहेड्रल। समझ में आई बात? या मैंने कहा R पॉजिटिव से R नेगेटिव का आंसर आ रहा है 0.5, इतना आ रहा है, तो मुझे बताओ 0.5 कहाँ आएगा? 0.414 से तो आगे चला गया और 0.732 से नीचे है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल। तो ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें। 0.414 टेट्राहेड्रल के लिए होता है और 0.732 किसके लिए होता है? ऑक्टाहेड्रल। वैल्यू ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पे 0.155 है, यहाँ पे 225 है, तो पहले 0.1 है, फिर 0.2 है, फिर 0.4 है, फिर 0.73 है। इस तरीके से भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद आते हैं जो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्रिस्टल है जिनके बारे में सवाल लास्ट ईयर पूछा गया है। जैसे NaCl के बारे में पूछा गया, तो मैं एक दो और बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको पढ़ के जाया जाता है। सबसे पहले तो NaCl क्रिस्टल के बारे में हम बात करते हैं। तो NaCl क्रिस्टल का अरेंजमेंट कैसा होगा? Na पॉजिटिव कहाँ रहता होगा, Cl नेगेटिव कहाँ रहता होगा? तो ये Na पॉजिटिव में जो Cl नेगेटिव होता है वो बेसिकली होता है CCP, यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसी को हम लिख सकते हैं F सेंटर, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और जो हमारे पास Na पॉजिटिव होता है वो कहाँ रहता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ठीक है, अब इसमें सवाल क्या आया था? इसमें सवाल आया था कि एक NaCl क्रिस्टल में एक Cl नेगेटिव आयन कितने Na पॉजिटिव आयन से घिरा होता है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें क्या होते हैं? 6। एक Na पॉजिटिव 6 Cl से घिरा रहता है, एक Cl 6 Na पॉजिटिव से घिरा रहता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो क्या याद रखना है? एक तो NaCl का स्ट्रक्चर कहता है कैसा है? FCC। सीजियम क्लोराइड, इसका याद रखो। सीजियम क्लोराइड जो होता है इसका स्ट्रक्चर होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो आता है 88। क्यों आता है उस पर नहीं जा रहे हैं, और सब सही लिखा है, बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। ठीक है, तो ये कहानी है इसकी। अब हम बात करेंगे, इसमें दूसरा पेज ले लेते हैं। अब हम बात करेंगे इम्परफेक्शंस यानी कि डिफेक्ट्स की। तो डिफेक्ट्स जो है हमारे दो तरीके के हैं, स्टोइशियोमेट्रिक और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। कैसे हैं? स्टोइशियोमेट्रिक और दूसरे हैं आपके नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। बहुत सिंपल है, सुन लोगे याद हो जाएगा। इसमें तो फॉर्मूले वगैरह भी नहीं है कुछ, बस याद करने, थ्योरी जैसी है थोड़ी सी। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, स्टोइशियोमेट्री होती क्या है? स्टोइशियोमेट्री होता है रेशियो। स्टोइशियोमेट्री का मतलब ये है जब कैटायंस और एनायंस का रेशियो क्या हो? सेम हो। तो रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन कैसा रहे? कांस्टेंट रहे। मतलब 10 पॉजिटिव थे 10 नेगेटिव, 9 पॉजिटिव 9 नेगेटिव, तो वे रेशियो क्या है आपका? कांस्टेंट रहना चाहिए। यहाँ पर रेशियो कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो R पॉजिटिव और R नेगेटिव, कैटायन और एनायन का रेशियो सेम नहीं होने वाला है। स्टोइशियोमेट्री जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है शॉर्टकी, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा होता है फ्रैंकल। तो शॉर्टकी के बारे में मैं आपको पहले बताता हूँ। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है? शॉर्टकी से याद रखो शॉर्टेज हो जाती है। जितने नंबर्स में कैटायन बाहर जाएंगे उतने ही नंबर में एनायन। मान लो एक क्लास में, ठीक है, 10 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। अगर एक लड़का एब्सेंट होता है तो एक लड़की भी एब्सेंट हो गई, तो वहां पर रेशियो क्या रहा? मेल और फीमेल का बराबर रहा। 2 लड़के एब्सेंट हुए तो 2 लड़कियां भी एब्सेंट हो गई, तो रेशियो क्या रहा? फिर से कैटायंस और एनायंस का बराबर रहा। तो ऐसे डिफेक्ट को क्या कहा जाता है? स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब एब्सेंट होना या गायब हो जाना कहें तो ऐसा कब होगा? जब कैटायंस और एनायंस का साइज क्या होगा? ऑलमोस्ट सेम, मतलब एक ही जैसे नेचर के हैं दोनों। जब R पॉजिटिव और R नेगेटिव दोनों का नेचर कैसा है? सेम है, बंक करने वाला या रेगुलर नहीं रहने वाला। तो हमने कहा कि तब ये केस हमें देखने को मिलता है। अब अगर किसी क्लास में से कुछ लड़के और कुछ लड़कियां, मतलब बराबर संख्या में बाहर चले जाए, तो उसकी डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो पहला तो डिफेक्ट कौन दिखाते हैं? जब कैटायंस और एनायंस का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। दूसरी बात, इससे डेंसिटी क्या हो जाती है? कम, क्योंकि लोग कम हो गए हैं तो क्वांटिटी कम हुई है, तो डेंसिटी क्या हो जाती है? इससे डिक्रीज हो जाती है। फिर आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल में
LiCl, NaCl, KCl एक ही फैमिली के हैं, CS, Cl, Cl है, ठीक है। एक एग्जाम्पल है जो यूनिक है, वो है AgBr। छाप लो इसे अपने दिमाग में। AgBr जो होता है वो शॉर्टकट डिफेक्ट भी दिखाता है, और अभी हम एक और पढ़ने वाले हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट, वो भी ये शो करता है, ठीक है। तो ये दोनों डिफेक्ट दिखा सकता है। इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये कंडीशन है शॉर्टकट डिफेक्ट की। क्या क्या बताया मैंने? जब कैटायंस और एनायंस का रेशियो सेम हो, और होगा क्या इस डिफेक्ट में? शॉर्टेज हो जाएगी। कैटायंस और एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड। जब कैटायन और एनायन बराबर संख्या में अपने स्थान से गायब हो जाते हैं तो उससे आने वाले डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? शॉर्टकट डिफेक्ट। दूसरा कौन सा है? फ्रैंकेल डिफेक्ट। फ्रैंकेल डिफेक्ट। फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या होगा? मान लीजिए ये इस तरीके से, यहाँ पर जो लोकेशंस हैं वो कैटायंस और एनायंस की लोकेशन है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव बैठा है तो यहाँ एक नेगेटिव, यहाँ एक पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। अभी मैंने काउंट नहीं किए टोटल, बस मान लो कि क्वांटिटी क्या है? बराबर है। फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या होता है? जब कैटायन का साइज छोटा होता है और एनायन का साइज बड़ा होता है तब ये डिफेक्ट मिलता है। इसमें कोई बाहर नहीं जाता है। इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपनी लोकेशन छोड़ के, जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपनी लोकेशन छोड़ के, ये जो बीच में खाली स्पेस है ना, ये जो बीच में खाली स्पेस है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स, हिंदी में बोलते हैं अंतराकाशीय स्थल। तो जब कोई कैटायन या कोई धनायन अपनी जगह छोड़कर कहाँ आ जाता है? पास वाली इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है, पास वाली खाली जगह में आ जाता है। यानी कि क्लास में हमने सब जगह टेबल चेयर लगाए हुए हैं अच्छे से, ठीक है, सबका प्रॉपर अरेंजमेंट है, लेकिन एक दिन तो क्लास में सब बराबर बैठे हैं, लेकिन मान लो किसी बच्चे को देर हो गई और उसकी सीट खाली है, वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने उससे कहा कि भाई स्टूल लेके वहीं बैठ जाओ, तो वो एक खाली स्पेस में बैठ गया बीच में कहीं, ठीक है, चेयर्स के बीच में एक जगह खाली थी, तो वहाँ कहीं खाली स्पेस में जहाँ खाली बस मैट बिछी थी स्टूल लगा के बैठ गया, तो वो हो गया इंटरस्टिशियल साइट। इससे आने वाले डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? फ्रैंकल। कब होगा? जब कैटायंस का साइज छोटा होगा, क्योंकि बीच में जगह बहुत कम है तो वहाँ पे छोटा एटम ही आ सकता है, और एनायन का साइज बड़ा हो। दूसरी बात, डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बाहर नहीं गया है, कोई भी अंदर नहीं आया है। तीसरी बात, एग्जाम्पल्स। डी ब्लॉक के एग्जाम्पल ले लेना इसमें, AgCl, AgBr, AgI। तो AgBr एक ऐसा एग्जाम्पल है जो दोनों ही डिफेक्ट में कॉमन हो रहा है। समझ में आ गई होगी बात। अब आते हैं नॉन स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट की तरफ। तो नॉन स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट बहुत कॉमन है, बहुत बेसिक है, इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है क्योंकि फिर बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। अगर आपको कोई ऐसे फॉर्मूले लिखे मिलते हैं जहां पर आपको बैलेंस नहीं दिखता है, वैल्यूज आपको फ्रैक्शन में दिखती हैं, तो वो एग्जाम्पल को देखकर आप पहचान लेना कि कौन सा इफेक्ट है, कौन सा डिफेक्ट है, नॉन स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट है। क्लियर हो गई होगी इतनी बात। तो अब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। बेसिकली लोग चैप्टर यहीं से स्टार्ट करते हैं, बट मैं ज़्यादातर चैप्टर यहाँ ख़त्म करता हूँ, ठीक है। डायलॉग हो गया कि तो हमारे पास है क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। नॉन क्रिस्टलाइन, तो नॉन क्रिस्टलाइन को ही कहा जाता है एमॉर्फस। एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस मतलब नॉन क्रिस्टलाइन, यानी कि खराब स्ट्रक्चर थोड़े से। तो बहुत सिंपल सी चीजें देखो, क्रिस्टलाइन मतलब एक बेस्ट अरेंजमेंट, एमॉर्फस मतलब थोड़ा खराब अरेंजमेंट। तीसरी बात, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? हाई, क्योंकि इनका अरेंजमेंट अच्छा नहीं है तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? लो होंगे। इनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, इनकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कहा जाता है ट्रू सॉलिड, ये सच्चे सॉलिड हैं, रियल में सॉलिड हैं ये, ठीक है। ये सॉलिड तो हैं, नॉन क्रिस्टलाइन है लेकिन सॉलिड तो हैं, बट ट्रू सॉलिड नहीं है, इनको बोलते हैं स्यूडो, झूठे सॉलिड हैं। स्यूडो सॉलिड्स या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड, इनके अंदर लिक्विड की तरह प्रॉपर्टी भी देखने को मिलती है। सुपर कूल्ड लिक्विड, हिंदी में अगर किसी को याद होगा तो अतिशीतित द्रव कहते थे, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट और यूनिक प्रॉपर्टी इसमें गलती होती है वो है आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनाइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। एनाइसोट्रोपिक, अभी समझाते हैं क्या होता है एनाइसोट्रोपिक। और जो नॉन क्रिस्टलाइन है वो कैसे होते हैं? आइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रोपिक का मतलब ये होता है कि जब मतलब कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है
डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, लिख नहीं रहा हूं मैं, सुन लो बस, ठीक है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन पे जाने पे प्रॉपर्टी क्या मिले, सेम। एग्जांपल से समझाता हूँ। एक स्कूल में अगर क्लासेस डिसिप्लिन के साथ छोड़ी जाती हैं, तो यहाँ पर 11 क्लास के बच्चे निकले, यहाँ पे 12 क्लास के बच्चे निकले और यहाँ 10th क्लास के बच्चे, और तुम टेरेस पे मतलब ऊपर 3rd फ्लोर में खड़े होकर देख रहे हो बच्चों को स्कूल से निकलते हुए। तो लाइन बना के 11th वाले जा रहे हैं, तुमने एक साइड देखा तुम्हें 12th के बच्चे दिखाई दिए, एक साइड देखा तो 10th के। तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी मिली। जब तुमने 11 वाली क्लास की तरफ देखा तो तुम्हें सिर्फ 11th के बच्चे दिखाई दिए, वहां कोई 12th का बच्चा मिक्स नहीं था। जब तुमने 12th वाली क्लास की तरफ नजर घुमाई तो तुम्हें सिर्फ 12th के दिखे। तुम 10th की तरफ देखते हो तो उस साइड तुम्हें 10th दिखते हैं। तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग बच्चे हैं। आइसोट्रोपिक में क्या है, सडनली आपने बेल बजा दी और कहा छुट्टी, ठीक है, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई लाइन नहीं, सारे बच्चे भगदड़ मचा के बिल्कुल ग्राउंड में या जो भी असेंबली ग्राउंड होता है उसमें आ गए, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूं कि ऊपर से देखो और मुझे बताओ अपने लेफ्ट साइड, ठीक है। आपने एक तरफ नजर घुमाई, मैंने कहा उस साइड बताओ, तो आपको 10th के बच्चे भी दिखाई देते हैं, 12th के भी दिखाई देते हैं, 11th के एक साथ दिखाई देते हैं, सब मिक्स। फिर तुमने दूसरी डायरेक्शन में देखा, वहां भी ऐसी हो रहा है, तीसरी डायरेक्शन में, तो हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या है, सेम। समझ में आया, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन, वेरी गुड। अब इसके बाद बस छोटी सी चीजें रह गई हैं, उसको भी सुन लो। इसके बाद आपने ध्यान रखना है किसके बारे में ध्यान रखोगे तुम, एक याद रखो, ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग्स इक्वेशन होती है n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, बस याद करके ले जाओ, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, ठीक है। एक पॉइंट याद रखो, मोस्ट सिमेट्रिकल फॉर्म कौन सी होती है, मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, तो जो क्यूब होता है ना, क्यूब, वो सबसे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। क्यों, सभी की साइड बराबर होती है, सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। और मोस्ट अनसिमेट्रिकल, सबसे खराब, मोस्ट अनसिमेट्रिकल होता है ट्राइक्लिनिक। तो ये 2 पॉइंट आप याद रख लेना, तो नेट तक में सवाल पूछा गया है, मोस्ट सिमेट्रिकल और मोस्ट अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो ट्राइक्लिनिक, कोई भी साइड बराबर नहीं होगी, ए बी के बराबर नहीं होगा, बी सी के बराबर नहीं होगा, अल्फा बीटा और गामा तीनों में से कोई भी बराबर भी नहीं होगा और 90 डिग्री भी नहीं होगा, तो इसे कहा जाता है ट्राइक्लिनिक, ठीक है। लास्ट पॉइंट, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, वैसे तो वो पढ़ लिया है तुमने, कोऑर्डिनेशन पढ़ ली है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ ली, जानते हो। पैरामैग्नेटिक मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होते हैं, डायामैग्नेटिक मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होते हैं। फिर आता है तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक, वो जो मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, ये वीक है और ये वाला स्ट्रांगली अट्रैक्ट, जैसे आयरन कोबाल्ट निकल। फिर आते हैं आपके एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, जिनके जो डोमेन्स होते हैं, मतलब जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैग्नेटिज्म के लिए, वो होते तो हैं लेकिन दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते हैं, मतलब एक हेल्प कर रहा है तो एक नुकसान कर दे रहा है, तो जीरो हो जाता है। फिर आता है फेरी मैग्नेटिक, वहां पे क्या होता है कि 2 लोग सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन एक अपोज कर रहा है, 2 लोग सपोर्ट कर रहे हैं, एक अपोज कर रहा है, तो सपोर्ट तो हो जाएगा, मैग्नेटिज्म तो दिखाएगा, तो इन्हें बोलते हैं फेरी मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इस तरह की कहानी है इस चैप्टर में, बस आपने इन्हीं चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आपका क्वेश्चंस का होने वाला है, जस्ट इसके बाद ही आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। लिंक भी आप लोगों को उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर एक और नए चैप्टर के साथ हम मिलेंगे, तब तक पढ़ाई करते रहो, बहुत कम टाइम है। ऑल दी वेरी बेस्ट, बिल्कुल जी जान लगा लो, सब कुछ छोड़ दो, त्याग दो सब, ठीक है। नींद आ रही है, कॉम्प्रोमाइज़ करो, थोड़ा बहुत हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े कर लो, ठीक है। कुछ दिन कम सो लोगे कोई दिक्कत नहीं है, बस लेकिन ये टाइम चला गया तो ये नहीं आने वाला, तो बेचारे बनना छोड़ दो। अगर तुम्हें अपने ऊपर तरस आ रहा है तो अपने ऊपर तरस खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्ट्रांग बनो इस समय।